हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 10 दैट इज इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमने मीनिंग जाना था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, और हमने डिस्कस किया था रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, राइट। फिर हमने बात करी थी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिस्टम है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा डोमेस्टिक सिस्टम और एक होता है हमारा फॉरेन सिस्टम। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोर्टिंग को हम कोई दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। और हमने डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इन दोनों के बारे में समझा था और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं आपको रेगुलरली इन्फॉर्म करती रहती हूँ, ठीक है। और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज और उनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। देखिए, जब हमने इंटरनेशनल चैनल सिस्टम पढ़ा था तो हमने वहां पे बात करी थी कि हम इंटरनेशनल चैनल सिस्टम को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। एक होता है हमारा डोमेस्टिक चैनल सिस्टम या फिर मैं कहूँ डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है हमारा फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। होम मार्केट मिडलमैन मतलब हो गया हमारे डोमेस्टिक मार्केट के बारे में, और फॉरेन मार्केट मिडलमैन मतलब फॉरेन मार्केट के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग चैनल के बारे में। अब डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग चैनल में जो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व रहते हैं वो कौन होते हैं? इंपोर्टर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट बैंक ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंड यूजर्स। आई होप आपको पता होगा कि डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पिछली वीडियोस को जरूर देखा करिए, क्योंकि आपके चैप्टर्स कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर आप आगे की वीडियोस देख रहे हो, पिछली वीडियोस छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो पाए, ठीक। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है। देखिए, जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपने कंज्यूमर या एंड यूजर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है, एक्सपोर्ट करता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। यहाँ पे कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है, मैन्युफैक्चरर ही पूरी मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, वही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा और वही दूसरी कंट्री, दूसरी फॉरेन कंट्रीज में प्रोडक्ट्स को पहुंचाएगा, ठीक है। यहाँ पे फुल कंट्रोल किसके पास रहता है? मैन्युफैक्चरर के पास रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ओके। तो अब एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंपोर्टर। इंपोर्टर आइडेंटिफाई लोकल मार्केट रिक्वायरमेंट्स एंड फाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट to satisfy these requirements. Importers purchase goods in their own name and act independently of the manufacturers. As independent middlemen, these channel members use their own marketing strategies and keep in close contact with the market they serve. अब जो importer होता है बेसिकली वो अपनी मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज रखता है, राइट, क्योंकि उसको लोकल मार्केट के अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होगा, पूरी मार्केट की नॉलेज होगी, और वो उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेगा ताकि वो अपने कंज्यूमर्स की जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर सके, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। और यहाँ पे इंपोर्टर अपने ही नाम पे प्रोडक्ट्स को परचेज करता है और अकॉर्डिंग टू द मार्केट वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करता है, ठीक है। देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी, हो सकता है आपको इस चीज को लेकर कंफ्यूजन हो रहा हो कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर सिर्फ हम वही कंज्यूमर को नहीं समझेंगे जैसे कि हम आप एक कंज्यूमर, नहीं, यहाँ पे कंज्यूमर इंपोर्टर भी हो सकता है, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, फॉरेन रिटेलर भी हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए वो एंड यूजर्स हैं, राइट। नेक्स्ट है फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की ही बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होती है? एक तरह से बड़ी फर्म होती है जो
प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट रिटेल स्टोर्स में, डिफरेंट रिटेलर्स को। ठीक है, अभी क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स को बल्क में परचेज करती हैं, जो कि उनको काफी डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद ये रिटेलर्स को या रिटेल आउटलेट्स में प्रोडक्ट्स को पहुंचाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, राइट। और जब यही प्रोसेस फॉरेन मार्केट में किया जाता है, ओवरसीज कंट्रीज में किया जाता है, तो उसको फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। ठीक है, सो फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर इज अ फर्म इन द ओवरसीज कंट्री that has exclusive rights to undertake the distribution function for a manufacturer in its country or specific area. The distributor purchases merchandise from the manufacturer at a discount and then resells the merchandise to retailers and at times to the final consumers. Next point है हमारा foreign retailers. अब जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वॉल्व नहीं करना होता है तो फॉरेन रिटेलर्स भी डायरेक्टली प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, सुपरमार्केट्स हो गई, ये सब अपने नाम पे प्रोडक्ट को इजीली इंपोर्ट करवा सकती हैं। ठीक, फॉरेन रिटेलर्स अगर डायरेक्टली अपने नाम पे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उनको मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, कंज्यूमर के साथ वो डायरेक्टली टच में होते हैं, तो उन्हें कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में भी फुल नॉलेज होती है, राइट। तो वो उसी टाइप के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं जिसकी डिमांड मार्केट में होती है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इंटरमीडिएट है हमारी गवर्नमेंट कंपनीज एंड डिपार्टमेंट्स। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज या स्टेट ओन्ड डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं एक्सपोर्ट में, और वो प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली प्रोड्यूसर से या फिर मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स बेसिकली एसेंशियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि मास कंजम्पशन के लिए हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट के यूजफुल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंड यूजर्स। अब देखिए ऐसा भी होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट इसको पहुंचा दे एंड यूजर को, मतलब जो फाइनल कंज्यूमर है, बिना किसी इंटरमीडिएरी को इन्वॉल्व किए। अब ये प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, हाई यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं या हाई टेक्नोलॉजी आइटम प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरमीडिएरी को इसलिए नहीं इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि हो सकता है उसके पास प्रॉपर एक्सपर्टाइज ना हो, टेक्निकल नॉलेज ना हो, या वो उन प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली हैंडल ना कर पाए। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्टली जो फॉरेन कंज्यूमर है या फॉरेन एंड यूजर है उस तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। ठीक है, लास्ट है ओवरसीज एजेंट्स। अब मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है कि यहाँ पे ओवरसीज एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है ऑन कमीशन बेसिस। देखिए, एजेंट को अपॉइंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो मार्केट को ऑलरेडी काफी एक्सप्लोर कर चुका होता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ओवरसीज एजेंट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट या ओवरसीज मार्केट में सेल कर सकता है। ठीक है, और एजेंट है इसलिए ये कमीशन बेसिस पे काम करता है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको प्रॉपरली सैलरी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती है। जिस हिसाब से वो काम करेगा, जिस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स को सेल करेगा मार्केट में, उसी बेसिस उसका कमीशन बनेगा, वही उसको मिलता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी हमने डिस्कस किया डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग चैनल के बारे में, जिसको और क्या कहा जाता है, फॉरेन मार्केट चैनल भी कहा जाता है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग चैनल के बारे में, जिसको और क्या कहते हैं, डोमेस्टिक मार्केट चैनल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होती है। देखिए, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में हमने क्या बात करी कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है अपने। ठीक है, अब ये कंज्यूमर इसके इंपोर्टर भी हो सकते हैं, फॉरेन रिटेलर्स भी हो सकते हैं, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं, ओवरसीज एजेंट भी हो सकता है, या फिर एंड यूजर भी हो सकता है प्रोडक्ट का। ठीक है, अब अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट ना पहुंचा के क्या करता है, मिडलमैन को इन्वॉल्व करता है, और वो मिडलमैन फिर कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है। ठीक, अब यहाँ पे मिडलमैन को जब इन्वॉल्व कर लिया तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि मिडलमैन ऑलरेडी फॉरेन मार्केट को एक्सप्लोर कर चुका है, उसको फॉरेन मार्केट की पूरी नॉलेज है, पूरी एक्सपर्टाइज है उसको, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को इजीली वो फॉरेन मार्केट में सेल कर सकता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मार्केट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की, प्रोडक्ट को प्रमोट करने की, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ जाती है, मिडलमैन के पास आ जाती है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में दो तरह के सेल्स इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं हमारे डोमेस्टिक एजेंट और एक होते हैं हमारे डोमेस्टिक मर्चेंट।
आपकी बुक में ये प्रॉपरली मेंशन नहीं किया हुआ है डिफरेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस के फॉर्म में दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इसके डिटेल को डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमने भी डिस्कस किया था ओवरसीज एजेंट के बारे में, राइट। तो हमने वहां पे क्या बात करी कि जो एजेंट होता है वो कमीशन बेसिस पे काम करता है। ठीक है, अब जब एजेंट कमीशन बेसिस पे काम करता है तो उसके पास टाइटल टू द गुड्स कभी भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो कोई प्रॉपर एम्प्लॉय नहीं है ना। वो क्या है, सिर्फ एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ओनर को। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक एजेंट के पास कभी भी टाइटल टू द गुड्स नहीं होता है, लेकिन वहीं अगर मैं डोमेस्टिक मर्चेंट की बात करूं तो इसके पास हमेशा टाइटल ऑफ द गुड्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डोमेस्टिक एजेंट्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज फॉर कमीशन वेयर एज डोमेस्टिक मर्चेंट्स अर्न प्रॉफिट ऑन देयर डीलिंग। ये अभी हमने डिस्कस किया कि जो एजेंट होता है वो कमीशन बेसिस पे काम करता है, लेकिन जो डोमेस्टिक मर्चेंट है वो प्रॉपर फर्म है तो वो अपनी डीलिंग्स पे प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, एन एक्सपोर्टर मेंटेन्स हिज ओवरऑल कंट्रोल इफ ही हायर्स द सर्विस ऑफ डोमेस्टिक एजेंट्स वेयर एज in domestic merchants an exporter does not have much control over domestic merchants। एजेंट क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने ओनर का। ठीक है, अब यहाँ पे ओनर कौन है, एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर का फुल कंट्रोल होता है अपने डोमेस्टिक एजेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो उसको हायर करता है उसकी सर्विसेज अवेल करने के लिए। अगर उसको कभी गड़बड़ लगती है तो वो उसको इजिली रिमूव कर सकता है, हटा सकता है, क्योंकि उसके पास फुल कंट्रोल होता है। ठीक, लेकिन वहीं डोमेस्टिक मर्चेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सपोर्टर का पूरा कंट्रोल नहीं होता है डोमेस्टिक मर्चेंट पे, क्योंकि यहाँ पे वो कमीशन बेसिस पे काम नहीं कर रहा है। जो भी डीलिंग्स हो रही है उसके बेसिस उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ठीक, लास्ट पॉइंट है, नो रिस्क इज अंडरटेकन बाय डोमेस्टिक एजेंट, और इसमें है रिस्क इज अंडरटेकन बाय डोमेस्टिक मर्चेंट। देखिए यहाँ पे अगर आप चीजों को इंटरलिंक करेंगे तो ये डिफरेंस इजिली याद हो जाएगा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे, क्योंकि ये चीजें समझना भी बहुत जरूरी होता है। हम हर चीज को मगअप नहीं कर सकते, कुछ चीजों को अगर समझ के याद करेंगे तो वो हमेशा याद रहती हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले बात करें अगर हम डोमेस्टिक एजेंट की, तो इसके पास टाइटल टू द गुड्स नहीं होता है। जब टाइटल टू द गुड्स नहीं है इसका मतलब है ये कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है। ठीक, अब अगर ये कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है तो यहाँ पे ये कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहेगा, राइट। अब यहाँ पे जब कोई रिस्क नहीं उठा रहा है तो यहाँ पे एक्सपोर्टर के पास फुल कंट्रोल है कि उसकी सर्विसेज को इजिली अवेल भी कर सकता है, और अगर कभी जरूरी लगता है तो उसको रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, अब वहीं अगर डोमेस्टिक मर्चेंट की बात करूं तो डोमेस्टिक मर्चेंट के पास हमेशा टाइटल टू द गुड्स रहता है। ठीक, और ये हमेशा प्रॉफिट अर्न करता है, और जब भी कोई फर्म प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है इसका मतलब है कि वो वहां पे रिस्क को बियर कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जब वो रिस्क को बियर कर रही है तो एक्सपोर्टर का इसीलिए पूरा कंट्रोल डोमेस्टिक मर्चेंट के ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देख लेते हैं कि डोमेस्टिक एजेंट में कौन से इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारी एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज। तो इन सम कंट्रीज देयर आर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज व्हिच मैनेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट द एंटायर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। EMCs provide extensive services to the manufacturers ranging from promotion of the products overseas to shipping arrangements and documentation. In short, EMC is responsible for all the manufacturers' international marketing activities, and they are compensated in form of commission or retainers plus commission. So export management companies क्या होती हैं, basically independent private organizations होती हैं जो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे उनके प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट में सेल करती हैं, या फिर मैं कहूँ एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब ये कंपनीज फुल सर्विस प्रोवाइड करती हैं मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोडक्ट के प्रमोशन से लेके प्रोडक्ट को शिप करने तक, उनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन तक सारा काम कौन करवाता है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज कराती हैं। और ये सब कंपनीज कमीशन बेसिस पे ही काम करते हैं, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक एजेंट का ये पार्ट है। ठीक, अब डोमेस्टिक एजेंट कौन होता है, हमारा कमीशन बेसिस पे काम करता है, तो इसके अंदर जो भी इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होंगे वो कमीशन बेसिस पे ही काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ब्रोकर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ब्रोकर कौन होता है, कि ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसी फर्म who bridges the gap between the seller and the buyer, right। एक तरह से वो इंटरमीडिएरी का काम करता है सेलर और बायर के
बीच में, ये होता है हमारा ब्रोकर, राइट। तो अगर हम एक्सपोर्ट ब्रोकर की बात करें तो ऐसी फर्म या फिर ऐसा पर्सन जो कि इंटरमीडियरी की तरह काम करता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द फॉरेन मार्केट, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं उनको फॉरेन मार्केट तक, फॉरेन कंट्री तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सपोर्ट ब्रोकर, ओके। So an export broker is expected to have extensive knowledge of overseas market and foreign customers. Export broker brings the exporter and the customers together. An export broker does not take possession of the title of the goods. He only negotiates on the behalf of seller. He cannot conclude the transactions without the approval of the seller. He works on commission. ठीक है, तो एक्सपोर्ट ब्रोकर के पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए ओवरसीज मार्केट की, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपोर्ट ब्रोकर है उसके पास टाइटल टू द गुड्स नहीं होता है, वो सिर्फ यहाँ पे नेगोशिएट कर सकता है सेलर के बिहाफ पे, लेकिन उसके पास फुल पोजीशन नहीं होती है, ठीक। और यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन को एंड भी नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने अगर नेगोशिएट कर लिया तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन खत्म हो गया या एंड हो गया, नहीं। जब तक सेलर का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक वो ट्रांजैक्शन को कंक्लूड नहीं कर सकता है। और मैंने आपको बताया डोमेस्टिक एजेंट के अंदर ये टॉपिक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ब्रोकर भी कमीशन बेसिस पे ही काम करेगा, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एजेंट। तो एक्सपोर्ट एजेंट कौन होता है? बेसिकली एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर एक कोई फर्म जो कि मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट या सर्विसेज को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि अभी हमने डिस्कस किया था किसमें, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज में, जहां पे हमने बात करी थी कि एक ऐसी कंपनीज है या फिर फर्म है जो कि मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज और मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट एजेंट में कि जो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो एक्सटेंसिव वे में होती हैं, ठीक है। वो ओवरऑल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, प्रोडक्ट की हैंडलिंग से लेके प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंटेशन, शिपिंग, सब कुछ। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट एजेंट होता है वो यहाँ पे मेन फोकस क्या करता है, सेल्स पे और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर हैंडलिंग पे, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो एक्सपोर्ट एजेंट्स होते हैं वो अपने नाम पे, अपनी फर्म के नाम पे ही प्रोडक्ट्स को मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, ना कि अपने क्लाइंट के नाम पे। मतलब कि मैन्युफैक्चरर के नाम पे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, अपनी फर्म, अपने इंडिविजुअल नेम पे प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट एजेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को अलग से कोई एक्सपोर्ट मैनेजर को हायर नहीं करना पड़ता है जो कि उनके डॉक्यूमेंटेशन या शिपिंग टास्क को देखे। यहाँ पे ये काम कौन कर देता है, एक्सपोर्ट एजेंट कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो सर्विसेज हैं वो लिमिटेड है, तो ये मार्केट की कवरेज भी कैसी रहेगी, इसकी लिमिटेड रहेगी। वहीं अगर मैं ईएमसी की बात करूं तो उनकी कवरेज कैसी थी, एक्सटेंसिव थी, ज्यादा से ज्यादा एरिया वो कवर करती थी, ठीक। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इंटरमीडिएट हमारा परचेजिंग एजेंट। अब यहाँ पे वर्ड्स को अलग अलग समझते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम कीवर्ड से पढ़ेंगे या फिर हम किसी चीज का कोई एक टर्म बना लेंगे तो हमको चीजें याद रखने में आसानी होती है ना। अब देखिए परचेजिंग एजेंट की बात हो रही है। अब आप मुझे बताइए कि कौन प्रोडक्ट को परचेज करता है, बायर परचेज करता है, राइट। तो ये एजेंट किसका होगा, बायर का होगा। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि परचेजिंग एजेंट को और क्या कह सकते हैं हम, बायर्स एजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो परचेजिंग एजेंट बायर के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो परचेजिंग एजेंट है, ये जो बायर्स एजेंट है, वो अपना बिजनेस कहाँ कर रहा है, एक्सपोर्टर की कंट्री में कर रहा है, ठीक। तो बायर की जो भी प्रेफरेंसेस होती हैं, बायर की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेके, वो उसको समझता है और उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्टर से परचेज करता है, ठीक। अब ये जो परचेजिंग एजेंट है, जो बायर एजेंट है, वो किसके लिए काम कर रहा है, बायर के लिए काम कर रहा है। तो इसको कमीशन भी कौन प्रोवाइड करेगा, बायर भी प्रोवाइड करेगा, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा कंट्री कंट्रोल्ड बाइंग एजेंट्स। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि जो इसका डिटेल है मैंने वो जो आपको अभी डिस्कस किया था परचेजिंग एजेंट, उसी का यहाँ पे लिख दिया है।
तो इसको मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी तो इसको मैं चेंज कर दूंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कंट्री कंट्रोल बाइंग एजेंट क्या होता है। देखिए, जो कंट्री कंट्रोल बाइंग एजेंट है और जो परचेजिंग एजेंट है, इन दोनों के फंक्शन सिमिलर होते हैं। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो आपकी कंट्री कंट्रोल बाइंग एजेंट है वो कोई फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है या फिर क्वाजी गवर्नमेंट फर्म हो सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो कंट्री कंट्रोल बाइंग एजेंट है ये कोई फॉरेन गवर्नमेंट फर्म भी हो सकती है या फिर कोई क्वाजी गवर्नमेंट फर्म हो सकती है। क्वाजी गवर्नमेंट फर्म का मतलब हुआ ऐसी फर्म्स जो कि प्राइवेट हैं लेकिन गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है, या फिर कोई ऐसी फर्म्स जो पहले गवर्नमेंटल थी या गवर्नमेंट ओन कर रही थी लेकिन बाद में उनको प्राइवेट एंटिटी बना दिया गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। इसको मैं आपको चेंज करके ही प्रोवाइड करूंगी पीडीएफ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेसिडेंट बायर। अब रेसिडेंट बायर भी सिमिलर बेसिस पे काम करता है। जो फंक्शंस परचेजिंग एजेंट के हैं वही फंक्शंस रेसिडेंट बायर के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि रेसिडेंट बायर एक इंडिपेंडेंट एजेंट होता है जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्शन सेंटर के पास लोकेटेड होता है, जो कि परचेजिंग एजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा डिफरेंस ये भी है कि जो आपका परचेजिंग एजेंट होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस या लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए उसे नहीं हायर किया जाता है, लेकिन जो रेसिडेंट बायर होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए हायर किया जाता है ताकि वो अपनी सर्विसेज कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता रहे मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, और जब रेसिडेंट बायर लॉन्ग टर्म तक अपनी सर्विसेज को अवेल करवाता है या प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर उसे कमीशन तो देता ही है लेकिन रिटेनर्स भी प्रोवाइड करता है। अब रिटेनर क्या होता है, एक एडवांस्ड फीस होती है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी फीस जो कि एडवांस में दी जाए। तो यहाँ पे कमीशन तो मिलता है लेकिन उसको एडवांस में फीस भी प्रोवाइड करी जाती है क्योंकि उसकी जो सर्विसेज है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करी जा रही है। और जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उस टाइम रेसिडेंट बायर मेजर रोल प्ले करता है। ठीक, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी प्रोवाइड करिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही है और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।